उत्तराखंड किस चीज के लिए फेमस है? शादी के। उत्तराखंड किस चीज के लिए फेमस है, आप लोग बताइए। गुड इवनिंग। चलिए आज हम जानते हैं मुंबई। मुंबई जानते हैं ना आप लोग? नगरी है नहीं, बहुत बड़ा नगर है, महानगर इसको कहेंगे मुंबई को। बिना देरी करते हुए कहते हैं भारत का सबसे बड़ा शहर की बात किया जाए, यानी भारत का सबसे बड़ा शहर, यानी सबसे बड़ा शहर तो मुंबई है। भारत क्या है? भारत का सबसे बड़ा शहर कौन है? मुंबई है। मुंबई बहुत महंगा जगह है। महंगा जगह में बात किया जाए तो आपको सबसे ज़्यादा महंगा मुंबई, वहाँ रहने के लिए जगह नहीं मिलता है जल्दी किसी को। ठीक है, अगर आप एक रूम लेने जाइएगा तो बहुत महंगा महंगा मिलता है, अच्छा सा अगर आप लेना चाहते हैं तो। ठीक है, यहाँ बहुत आबादी वाला क्षेत्र है, कोलकाता भी आबादी वाला है। ठीक है, इसके अलावा हाँ चलिए, तो मुंबई हम लोग जान रहे थे। तो मुंबई जो है भारत का सबसे बड़ा शहर है। ठीक है, दिल्ली बड़ा शहर नहीं है, घना जरूर है लेकिन बहुत बड़ा नहीं है। लेकिन महाराष्ट्र बड़ा भी है और ज़्यादा घना भी है। तो चलिए आज मुंबई के बारे में हम लोग जानते हैं। ठीक है, तो दिल्ली से अगर मुंबई जाना होगा, क्वेश्चन ये टीटी के लेवल के क्वेश्चन हम लोग को बता दे रहे हैं कि दिल्ली से अगर मुंबई जाना होगा तो कौन कौन सा चीज़ पड़ेगा, देख लीजिए। सबसे पहला, दिल्ली से अगर आपको मुंबई जाना होगा, दिल्ली से मुंबई जाना होगा तो आपको राजस्थान, एक सेकेंड, एक मिनट, सभी लोग आ गए हैं? काजल कुमारी गुड इवनिंग। साउंड बहुत डाउन है, थोड़ा सा अप कर देते हैं। चलिए, कुछ है अभी थोड़ा सा सेटिंग करना है ना, अभी नहीं समझ में आ रहा है कि कितना होगा साउंड की ठीक रहेगा। देख लेंगे कल से, अगली क्लास से। एक मिनट रुकेंगे, एक मिनट। चलिए, मुंबई हम लोग कहाँ पढ़ रहे थे? तो मुंबई पढ़ रहे थे। चलिए ठीक है, सबको क्लियर दिख रहा है अब, मतलब ये वीडियो क्लियर दिख रहा है? तो दिख रहा है तो शुरू करेंगे। तो सबसे पहले हम मुंबई की बात कर रहे थे। तो दिल्ली से मुंबई जाने के लिए आपको गुजरात, राजस्थान को पार करना होगा। ठीक है, महाराष्ट्र है, महाराष्ट्र तो मुंबई में ही है, मुंबई महाराष्ट्र की एक राजधानी है। चलिए, तो ये दिल्ली से मुंबई जाने के लिए कौन कौन सा राज्य आपको पार करना पड़ेगा? गुजरात, राजस्थान। ठीक है, गुजरात और राजस्थान आप पार करेंगे तो आप पहुंच जाएंगे कहाँ? मुंबई। ठीक है, दिल्ली से मुंबई की दूरी, दिल्ली से मुंबई की दूरी जो है 1400 किलोमीटर है। यानी दिल्ली से दूरी पूछता है जनरली, दिल्ली से मुंबई की दूरी कितना है? तो 1400 किलोमीटर है। टीईटी एग्जाम में दिल्ली से पूछा जाता है कि दिल्ली से मुंबई की दूरी कितना है, तो 1400 किलोमीटर है। अब बात करें, विक्टोरिया टर्मिसन रेलवे स्टेशन मुंबई में है। विक्टोरिया टर्मिसन रेलवे स्टेशन कहाँ है? मुंबई में। क्वेश्चन यहीं से बन रहा है, विक्टोरिया टर्मिसन रेलवे स्टेशन कहाँ है? मुंबई में है। विक्टोरिया टर्मिसन रेलवे स्टेशन कहाँ है? मुंबई में है। सबसे पहला जो रेल चलने का काम जो है मुंबई में ही हुआ था, जो आप लोग जानते होंगे। तो सबसे पहला बार जो रेल चली थी वो चली थी 16 अप्रैल 1853 को। नहीं, मुंबई से थाने के बीच, ऐसा आप लोग एकदम बिल्कुल पढ़े होंगे। तो सबसे पहला जो रेलगाड़ी चलने का जो भारत में सिलसिला शुरू हुआ, वो शुरू हुआ आपको मुंबई में ही। कब से? 16 अप्रैल 1853 से। यानी मुंबई से थाने के बीच में ये रेलगाड़ी चली थी, पहला रेलगाड़ी यहीं से चली थी।
अब बात करते हैं नाग नाग नागपांडा और अफसाना मंसूरी बास्केटबॉल टीम मुंबई में है। इसका नाम है नागपांडा और अफसाना मंसूरी, यानी एक गेम होता है बास्केटबॉल, उसका टीम कहाँ है? मुंबई में है। आप लोग बहुत बार सोलापुर का नाम सुनते होइएगा, सोलापुर भी मुंबई में है। सोलापुर कहाँ है? सोलापुर भी आपको मुंबई में है। बाजार गांव, एक गांव का नाम है जिसका नाम है बाजार, ये बाजार गांव महाराष्ट्र में है। महाराष्ट्र क्या हो गया? महाराष्ट्र एक राज्य हो गया, मुंबई वहाँ की राजधानी है नहीं, तो महाराष्ट्र में है। ठीक है। कफ परेड, नाम है कफ परेड। कफ परेड कहाँ है? मुंबई में है। कफ परेड कहाँ है? मुंबई में है। बच्चू खान प्लेग्राउंड, बच्चू खान प्लेग्राउंड मुंबई में है, जिसका नाम मुस्तफ़ा खान कोच के नाम पर पड़ा था। एक मुस्तफ़ा खान कोच था, उनके नाम पर इसका नाम पड़ा था। तो यह है बच्चू खान प्लेग्राउंड। कहाँ है? ये मुंबई में है। ठीक है। सहजन के फूलों के पकौड़े कहाँ खाते हैं? कहाँ के लोग खाते हैं? तो मुंबई में खाते हैं। सहजन के फूल के पकौड़े कहाँ के लोग खाते हैं? मुंबई में खाते हैं। रेलवे सबसे पहला यहाँ चला था। भारत का सबसे बड़ा, इसको आर्थिक नगरी भी कहा जाता है, भारत का आर्थिक नगरी भी मुंबई को कहा जाता है। नहीं, अब बात करें सहजन के फूल, तो बात हो गई। सहजन के फूल का जो पकौड़ा है ना, यहीं के लोग खाते हैं। आप लोग भी खा सकते हैं, लेकिन यहाँ फेमस है सहजन के फूल के पकौड़ा। कहाँ? यहीं के लोग खाते हैं। आगे है वारली, एक पारंपरिक कला है जिसका प्रचलन महाराष्ट्र में है। यह महाराष्ट्र के गुजरात सीमा पर सर्वाधिक देखने को मिलता है। ठीक है। फसल पैदावार, शिकार, मछली पकड़ना, खेती, उत्सव, नृत्य, पेड़, जानवरों और आदि से जुड़े प्राकृतिक दृश्य बनाए जाते हैं। गोबर और मिट्टी का भी प्रयोग किया जाता है। ये वर्ली जो है एक परंपरागत क्या है? कला है, मतलब इसको कला बोला जाता है। इस कला में लोग फसल पैदावार, शिकार, मछली पकड़ना, खेती, उत्सव, नृत्य, ये सब से जुड़े प्राकृतिक दृश्य बनाए जाते हैं। मतलब प्राकृतिक रूप से दृश्य बनाए जाते हैं। कभी भी कोई घटना होता है तो आप लोग सोशल मीडिया पर देखते होइएगा कि बहुत सारे लोग समुद्र के किनारे रेत से कोई उसका चित्र बना के उसको याद करता है, इसी हिसाब से। तो ये सारे लोग काम करते हैं। उस परंपरा का नाम है वर्ली परंपरा। ठीक है। तो मुंबई को आर्थिक राजधानी भी कहा जाता है। मुंबई भारत का सबसे बड़ा शहर में से एक शहर है। सबसे बड़ा शहर मुंबई ही है। ठीक है। इसलिए मुंबई में फिल्म सिटी भी है। सपनों का शहर भी मुंबई को कहा जाता है। आर्थिक नगरी भी मुंबई को कहा जाता है। मुंबई मतलब जो शेयर मार्केट वगैरह का जो कहानी है मुंबई में है। दूसरी बात, इसमें मुंबई की बात करें तो आरबीआई का जो मुख्य ब्रांच है, सबसे बड़ा जो ब्रांच है वो भी मुंबई में ही है। सबसे मेन ब्रांच मुंबई में ही है। आगे चलिए मिजोरम पर हम लोग चलते हैं। तो मुंबई के बारे में ये सारी जानकारियाँ हो गई। नहीं, छोटा लिखिए ना। चलिए सभी को गुड इवनिंग। आप देखिए मिजोरम, नहीं समझ में आया सही से लिखिए, दोबारा लिखिए, समझ जाए। सर पूरा पिक्चर नहीं दिखाई देता है। अच्छा, पूरा पिक्चर नहीं दिखाई दे रहा है। ओहो, ये बात है। चलिए छोटा कर देते हैं। हाँ, अब दिखाई देगा। ठीक, अब दिखाई देगा आपको पूरा पिक्चर, कोई दिक्कत नहीं होगा। एक सेकेंड, थोड़ा सा और सही कर देते हैं ताकि आपका पिक्चर पूरा दिखाई दे। गुड, चलिए अब पूरा दिखाई देगा। ठीक है। मिजोरम की हम बात कर रहे हैं। तो मिजोरम में जो भाषा बोली जाती है यहाँ की 3/4 लोग जंगल में रहते हैं। यहाँ का मुख्य फसल क्या है? चावल है। मिजोरम में मीजो भाषा बोली जाती है। मिजोरम में मीजो भाषा, नाम से ही लगता है कि मीजो है। तो मिजोरम में कौन भाषा बोली जाती है? मीजो भाषा बोली जाती है। मीजो भाषा बोली जाती है। और यहाँ जो है, यहाँ के जो लोग हैं, यहाँ के लोग का मुख्य फसल जो है चावल है। ठीक है। मिजोरम जान के, मिजोरम का मुख्य फसल क्या है? चावल है। यहाँ की खेती के लिए लॉटरी निकाली जाती है। मतलब कि वहाँ पर जो खेती करने का योग्य भूमि कम है, तो लॉटरी के हिसाब से सबको खेती का मिला जाता है। ठीक है। यहाँ खेती करने के लिए लॉटरी निकाली जाती है। ज़मीन को साझा मानकर सभी लोग बारी बारी से उस ज़मीन पर खेती करने का अवसर मिलता है। मिजोरम में बांस के बर्तन बनाया जाता है। मिजोरम में झूम खेती भी मिजोरम में होता है।
ठीक है। झूम खेती क्या होता है कि झूम खेती एक बार फसल को काट लेने के बाद दोबारा उसमें फसल लोग नहीं लगाते हैं, उसको ऐसे ही परता ही छोड़ देते हैं। उसके बाद उसमें खर पतवार जो भी उग जाता है, बांस वगैरह उग जाता है, एक साल छोड़ देते हैं, फिर जब वो ज़्यादा हो जाता है उसको काट को वहीं पे छोड़ देते हैं। उसके बाद सूख जाता है, सूखने के बाद वो कटा हुआ चीज़ गोबर बनता है, गोबर बनने के बाद तब फिर दोबारा खेती करते हैं। हम लोग खेती क्या करते हैं, एक फसल काटते हैं फिर लगाते हैं, एक फसल काटते हैं और फिर लगाते हैं। तो जो झूम खेती होती है उसमें जो खेती होता है उस खेती में आप लगातार फसल नहीं उगाया जाता है, इसी को झूम खेती कहा जाता है। झूम खेती पहाड़ी इलाकों में मनाया जाता है, जहाँ भी पहाड़ी इलाका होगा वहाँ पर झूम खेती होगा। तो अभी हमने जाना मिजोरम की भाषा मिजो है, और उसके बाद यहाँ के 1/4 लोग जो है जंगल में रहते हैं, 3/4 लोग जो है जंगल में ही रहते हैं, यानी मिजोरम जंगल ज़्यादा है। ठीक है। यहाँ के मुख्य फसल क्या है, यहाँ का मुख्य फसल है चावल। ठीक है। यहाँ खेती के लिए लॉटरी लगाई जाती है, और लॉटरी में क्या होता है कि जिसको पड़ता है वही हिसाब से उसको मतलब खेत जोतने के लिए आता है, अर्थात सभी संपत्ति को यानी सभी जमीन को सार्वजनिक माना जाता है कि सबका जमीन है, जिसको लॉटरी मिलेगा उसमें वो खुद खेती करता है। झूम खेती की बात करें तो झूम खेती पहाड़ी इलाकों में मनाया जाता है, और झूम खेती एक बार फसल काटने के बाद दोबारा उसको तुरंत नहीं लगाया जाता है, उसको खाली या परता छोड़ दिया जाता है। खरपतवार उगता है 2-3 साल के बाद, फिर उसको काट के उसी में आग लगा के फिर उसको छोड़ दिया जाता है, तब फिर खेती किया जाता है, यानी लगातार खेती नहीं किया जाता है। झूम खेती कहाँ होता है, तो पहाड़ी इलाके में। तो मिजोरम में भारत में झूम खेती सबसे ज़्यादा होता है। ठीक है। अब बात करेंगे कर्नाटक की। कर्नाटक में जानबे करते हैं कर्नाटक की भाषा कन्नड़ है। कर्नाटक की भाषा क्या है, कर्नाटक की भाषा है कन्नड़। कन्नड़ भाषा बोली जाती है कर्नाटक में। ठीक है। तो कर्नाटक में भाषा क्या है, कन्नड़ हो जाएगा। उसके बाद जो है बेलबनिका कर्नाटक में है, एक गांव है बेलबनिका। ठीक है। बेलबनिका एक गांव का नाम है जो कहाँ है, कर्नाटक में है। ठीक है। बेलबनिका एक गांव है जो कर्नाटक में है। होलगुंडी गांव कर्नाटक में है। होलगुंडी गांव, कुछ गांव का नाम इसलिए आपको बता रहे हैं, आप सोचिए गांव का बता रहे हैं, क्योंकि टीईटी में ये सारे गांव के बारे में पूछा जाता है, क्योंकि एनसीईआरटी में इन सारे गांव पर कुछ पुस्तकें हैं जो चैप्टर है जिसमें इस गांव की चर्चा है, इसलिए इस गांव के नाम को आपको जानना जरूरी है। तो इसकी चर्चा है इसलिए इसको गाँव का नाम पढ़ना पड़ रहा है। तो इसे क्या है पढ़ाएंगे गाँव का नाम, गाँव तो बहुत है पूरा राज्य में, तो ये जरूरी है क्योंकि होलगुंडी गांव कर्नाटक में है, ये आपके किसी चैप्टर में दिया गया हुआ है। ठीक है। बच्चों की पंचायत बीमा संघ, हाँ, होलगुंडी गांव में है पंचायत बीमा संघ, यानी एक बच्चा का पंचायत बीमा संघ बना हुआ है जो इसी गांव में पड़ता है, होलगुंडी गांव में। तो ये हो गया हमारा कर्नाटक। कर्नाटक की भाषा के बारे में मेन बात पूछा जाता है, कर्नाटक की भाषा क्या है, तो कर्नाटक का भाषा जो है कन्नड़ है। कन्नड़ भाषा कर्नाटक में बोली जाती है। और इसके अलावा आगे हम चलते हैं राजस्थान। अब राजस्थान को आप लोग बहुत अच्छे से जानते होंगे। राजस्थान की में जो है मिट्टी के घर बनाए जाते हैं। राजस्थान में कैसा घर बनाया जाता है, मिट्टी का घर बनाया जाता है। तो घर का दीवार जो होता है वहाँ का मोटी होता है। अब मोटा इसलिए होगा क्योंकि राजस्थान में गर्मी ज़्यादा होता है, बारिश कम होती है, तो गर्मी के कारण दीवार गर्म ना हो जाए इसलिए मोटा दीवार होगा, तो गर्म होते होते उसमें समय लगेगा, घर ठंडा रहेगा। तो राजस्थान में मिट्टी के घर बनाए जाते हैं, और वहाँ मोटी मिट्टी के घर होते हैं ताकि गर्मी से बचा जा सके। ठीक है। उसी घर को लीप पोत कर बनाया जाता है, और उसके ऊपर छप्पर जो होता है, छप्पर जो तो वहाँ तो छप्पर है, छप्पर में छत, इसको खर बोले या उसके कांट वाले चीज़ बोले, तो वो रखा जाता है। राजस्थान में ज़्यादातर पेड़ जो होता है कंटीला होता है, कांट वाले पेड़ ज़्यादा होते हैं राजस्थान में। ठीक है। तो झाड़ियाँ रखा जाएगा या कांट से बना हुआ कोई चीज़ रखा जाता है। ठीक है। छत जो होता है कंटीली झाड़ियों से बना होता है, यहाँ लिखा भी हुआ है राजस्थान का जो छत होता है कंटीली झाड़ियों से बना होता है। कथी से बना होता है, मिट्टी के बनाए जाते हैं, ये घर मिट्टी के बनाए होते हैं, और दीवारें कैसा होता है, बहुत मोटी होती है। ठीक है। किसी को कोई दिक्कत है तो बता दीजिएगा कमेंट करके, हम सब कमेंट थोड़ा देर पर हम लोग देख लेते हैं। नहीं, उसके बाद राजस्थान में टैंक को टैंका भी कहते हैं। ठीक है। टैंक को क्या बोलते हैं, टैंका बोलते हैं। अपने आंगन में जमीन में गड्ढा खोदकर टैंक का निर्माण करते हैं और अपनी छतों का ढाल बनाते हैं, जिससे बारिश का सारा पानी टैंक में जमा हो जाए। वहाँ पर जो वाटर हार्वेस्टिंग का काम होता है, यानी जल का जो संरक्षण होता है, उस पर ज़्यादा जोर दिया जाता है, क्योंकि राजस्थान में जल की कमी होती है, ज़्यादा बारिश होती नहीं है। तो वहाँ के लोग क्या करते हैं, छतों पर ढालुआ छत बनाते हैं, और सारे छतों का जो कनेक्शन है पानी का, वो एक नीचे टैंक में आके पानी जमा हो जाता है। जब बारिश खत्म होती है
है तो उस पानी का इस्तेमाल लोग अपने दैनिक कार्यों के लिए करते हैं। तो हम लोग इसको बोलते हैं वर्षा जल संग्रहण बोलते हैं। तो राजस्थान के लोग ज़्यादा करते हैं वर्षा के जल का संग्रहण, नहीं तो इसको टैंक बोला जाता है। तो अपने आंगन में लोग टैंक बनवाते हैं और टैंक बनाने के बाद छत का जो ढाल बनाते हैं, जिसका सारा पानी क्या होता है टैंक में चला जाता है और इसका इस्तेमाल बाद में लोग छान कर करते हैं। इसका उपयोग छान के लोग इसका करते हैं। यहाँ बारिश क्या होता है, बहुत कम होता है। राजस्थान में बारिश की संख्या बहुत कम होती है, बारिश बहुत कम होती है। उसके बाद है टेकला गांव। टेकला गांव 600 मीटर ऊंचा है, जो राजस्थान के झालपड़तन या झलवार जिले में है, झलवार में है, ठीक है। झलवार एक जिला का नाम है। तो राजस्थान में 1600 मीटर ऊंचा एक गांव है जिसका नाम है टेकला। हाँ, और ये कहाँ है, झालवाड़ जिला में है, ठीक है। आगे बात करते हैं, राजस्थान में जोधपुर में खेजरली गांव है। खेजरली गांव है राजस्थान के जोधपुर में, खेजरली गांव है। यहाँ के लोग जो होते हैं पेड़ को काटने से बचाने के लिए 300 साल पहले पेड़ों पर चिपक कर खड़े हो गए थे। आज 300 साल के बाद भी यहाँ के लोग जो बिश्नोई कहलाते हैं, हाँ यहाँ के लोग क्या कहलाते हैं, बिश्नोई समाज के लोग। आप लोगों को याद होगा कि सलमान खान का जो हिट एंड रन मामला हुआ था, जो हिरन के मार दिए थे, वो जो केस है ये लोग बिश्नोई लोग ही किए थे, बिश्नोई समाज के लोग ही किए थे। तो ये वहाँ के मतलब जाति मान लीजिए, ये जाति है, ये राजस्थान के है। और ये क्या करते थे कि वहाँ के लोग ना पेड़ कोई ना काटे, इसलिए पेड़ से चिपक जाते थे। हालांकि सुंदरलाल बहुगुणा की बात आती है जो चिपको आंदोलन की बात है, लेकिन यहाँ चिपको आंदोलन नहीं है। तो चिपको आंदोलन कौन किए थे, सुंदरलाल बहुगुणा किए थे। चलिए, तो ये 300 साल पहले की बात है, लोग चिपक कर खड़े हो जाते थे और अपने पेड़ को बचाते थे। नहीं तो कौन लोग बचाते थे, तो बिश्नोई कहलाते थे। और पेड़ों और जानवरों के प्रति संवेदनशील और इनकी रक्षा करते हैं। ये पेड़ और जो जानवर है उसके लिए संवेदनशील है और उनकी रक्षा के लिए तत्पर रहते हैं। कहाँ, कौन समाज के लोग, बिश्नोई समाज के लोग। बिश्नोई समाज के लोग कहाँ रहते हैं, तो राजस्थान में रहते हैं। तो ये राजस्थान की बात हो गई। कौन सा गांव है, तो खेजरली गांव है। राजस्थान के कौन सा गांव में, खेजरली गांव में लोग रहते हैं जो अपने पेड़ पर चिपक के खड़े हो जाते हैं कि कोई मेरा पेड़ ना काटे। वहाँ के जानवर को भी सुरक्षा देते हैं। कौन समाज के लोग, बिश्नोई समाज के लोग। नहीं, चलिए, यहाँ शिकार करना और पेड़ काटना वर्जित है। कहाँ पे, यहीं खेजरली गांव में शिकार करना और पेड़ काटना क्या है, वर्जित है। कोई काटेगा तो मार मार के कचूमर बना देगा, ठीक है। तो यहाँ शिकार करना और पेड़ काटना पूर्ण रूप से वर्जित है। राजस्थान की एक गाँव की बात हम कर रहे हैं, ठीक है। रेगिस्तान होते हुए भी ये गांव हरा भरा है और यहाँ पेड़ ही नहीं कट रहा है। रेगिस्तान है, रेगिस्तान होते हुए भी क्या है, ये गांव क्या है, हरा भरा है। यहाँ का जानवर को किसी से डर नहीं है, क्योंकि एकदम आराम से घूमते हैं सब नॉर्मली में। अब कोई जानवर भागेगा क्यों जब उसको कोई मारेगा, नहीं। लेकिन वहाँ का कोई मारता ही नहीं है, न वहाँ के आदमी मारता है, न बाहर से कोई आदमी आके उस जानवर को मारता है। तो नॉर्मली सभी जानवर, जो जंगल का भी जानवर है, वो आसानी से घूमते हैं, यानी उसको कोई डर नहीं है। तो बहुत अच्छी बात है। तो ये चीज़ तो हर जगह होना चाहिए। आप सोचिए कि जहाँ राजस्थान में सिर्फ क्या कहते हैं कि धूप ही धूप, वहाँ पर बंजर ही बंजर, कोई पानी की सुविधा नहीं है, फिर भी ये गांव हरियाली से भरा हुआ है, हरा भरा है। क्यों, क्योंकि यहाँ लोग बताया गया था, यहाँ के लोग जो है पौधा, पेड़ और जानवर के बारे में ज़्यादा संवेदनशील है, उसको ज़्यादा ध्यान रखते हैं, उसको ज़्यादा कोशिश करते हैं कि उसको संरक्षित हो सके, बना सके। तो ये बिश्नोई समाज की बात हो गई। बिश्नोई समाज के लोग कहाँ रहते हैं, कौन से गांव में रहते हैं, तो आपको याद रखना है खेजरली गांव में। खेजरली गांव में बिश्नोई समाज के लोग रहते हैं, जो कि राजस्थान में पड़ता है। ये घटना कब की है, कब से लोग ऐसा करने लगे, तो आज से लगभग 300 साल पहले की ये बात है। ये सारी बातें आपको याद रखना है, ठीक है। अब बात करते हैं खेजरली गांव के बारे में। और है कुछ, खेजरली गांव में खेजरी के पेड़ पाए जाते हैं, ये भी आपके लिए इम्पोर्टेंट है। अब खेजरली गांव जो है, इस पेड़ के नाम से ही इस गांव का नाम है, ठीक है। तो खेजरली गांव में क्या होता है, खेजरली गांव में खेजरी के पेड़ पाए जाते हैं। यह पेड़ रेगिस्तानी इलाकों में खूब पाया जाता है। खेजरी क्या होता है, एक पेड़ होता है, एक प्रकार का पेड़ होता है जो रेगिस्तानी इलाकों में ज़्यादा पाया जाता है। तो खेजरली गांव में खेजरी का पेड़ होता है जो राजस्थान में। क्वेश्चन सीधा आता है कि खेजरी का पेड़ कहाँ पाया जाता है, आंसर मिल जाएगा राजस्थान, तमिलनाडु, मध्य प्रदेश, 2 देशों का नाम बता देगा, तो आपको वहाँ राजस्थान का नाम लेना है, ठीक है। तो खेजरली गांव जो है यहीं पाया जाता है खेजरी का पेड़, खेजरली गांव में, ठीक है। इस इलाका में बहुत सारा पाए जाते हैं।
ज़्यादा पानी की ज़रूरत नहीं होती है इस पेड़ के लिए। ये पेड़ इसलिए वहाँ ज़्यादा फल फूलता है मरुस्थलीय क्षेत्र में, क्योंकि इस पेड़ को उगाने के लिए ज़्यादा पानी की आवश्यकता नहीं होती है। और इस पेड़ से दवा भी बनता है। इस पेड़ के जो छाल होता है ना, छाल से दवा भी बनता है। दवा बनाने के लिए भी इस छाल का उपयोग किया जाता है। तो ये बहुत ही अच्छा है पेड़। एक तो पानी कम लगता है, बिना पानी की उग आता है। राजस्थान में पानी का ऐसे ही कमी रहता है। उसके अलावा इसके जो छाल होते हैं उससे दवा बनता है, नहीं दवा बनता है। चलिए, उसके बाद इसकी लकड़ी में कभी भी कीड़ा नहीं लगता है, ये सबसे बड़ी बात है। उसका जो लकड़ी होता है ना, उसकी लकड़ी में कभी कीड़ा नहीं लगता है। जैसे हमने अपने यहाँ आप सुने होंगे सखुआ के पेड़ में कभी कीड़ा नहीं लगता है, उस तरह से खेजड़ी के पेड़ में भी कभी कीड़ा नहीं लगता है। ठीक है। इसकी फली से, अब इसका जो फल होता है ना, फली मतलब होता है जो फूल टाइप का होता है, इसकी फली से सब्जी भी लोग बनाते हैं। देखिए, कोई भी पेड़ जो होता है ना बहुत ही गुणकारी होता है, एक से एक गुण उसमें भरा होता है। दरअसल हम लोग नहीं काटे, तो हम लोग अपने स्वार्थ के लिए पेड़ को काट देते हैं। पेड़ हमारे लिए ही है और वो हर एक गुण से परिपूर्ण होता है। उसमें बहुत सारे गुण होते हैं एक पेड़ में। तभी खिचड़ी की बात पढ़ रहे थे ना, तो इसमें क्या होता है ना, तो इसमें कभी कीड़ा लगता है ना, हाँ इसकी फली को सब्जी बनाया जाता है। और यहाँ के पत्ती अब आता है, देखिए पेड़ हमेशा काम आता है, नहीं पेड़ के पत्ती वहाँ के बकरी वगैरह खाते हैं। आप लोग अगर राजस्थान का फोटो या चित्र देखिएगा तो वहाँ देखिएगा बकरी सब पेड़ पर चढ़ लेता है और पत्ता खा रही होती है। वो खिचड़ी का पेड़ ही होता है। तब पत्ता भी हरा भरा होता है जिससे बकरी खा लेती है, और उसमें पानी भी कम लगता है, और उसके छाल से दवा भी बनती है, और उसका बाद में लकड़ी होता है उसमें कभी कीड़ा नहीं लगता है। ये कितना, एक पेड़ में कितना फ़ायदा हो गया। बाद में कोई मर जाए तो उसको जलाने के काम भी आता है। हालांकि सबको जाने का काम आना है मरने के बाद, खैर अभी नहीं मरना है। मिट्टी का आदमी मिट्टी में चला जाना है सभी को। कुछ करके जाइए ताकि लोग नाम ले। आइए बात करते हैं अपना प्रदेश बिहार। चलिए, बिहार को तो आप अच्छा से जानते हैं। बिहार में बहार है, आगे नीतीश कुमार है। चलिए, बिहार का मुख्यमंत्री अभी नीतीश कुमार है। बिहार में मधुबनी नाम का एक जिला है, आप सभी जानते हैं, या आपके आसपास में होंगे कुछ लोग मधुबनी जिला के भी हैं, नहीं तो चलिए, बिहार में क्या है, मधुबनी नाम का जिला है। बिहार से क्वेश्चन कभी भी आएगा तो आप मधुबनी का समझिए आना ही आना है, तय है। ठीक है। तो बिहार में मधुबनी नामक जिला है। यहाँ त्यौहार एवं खुशी के मौके पर लोग जो होता है घर और आंगन में कई तरह के चित्र बनाते हैं, जिसको हम लोग मिथिला पेंटिंग या मधुबनी पेंटिंग के नाम से जानते हैं। नहीं, यह चित्र जो होता है कौन चीज़ से मिलकर बनता है, तो पीछे हुए चावल के घोल में रंग मिलाकर बनाए जाते हैं। ये जो पिक्चर है, ये जो चित्र बनाते हैं मधुबनी के लोग, महिलाएं ज़्यादातर बनाती है, बहुत सारे लोग मिथिला पेंटिंग में बहुत आगे है आज के दौर में। हाँ, तो ये जो बनाने के लिए किसका इस्तेमाल करते हैं, पीसे हुए चावल के घोल में रंग लगाकर उस पिक्चर को बनाते हैं। इन रंगों को बनाने के लिए नील, हल्दी, फूल, पेड़ों के रंग आदि का इस्तेमाल किया जाता है। एकदम रट लीजिए, मैक्सिमम लोग बिहार के हैं। कौन कौन सा बिहार के भाई लिख दो, हम सब बिहारी हैं। ठीक है, हम भी संजोग से बिहार के ही हैं, अच्छी बात है। ठीक है, बहुत सारे लोग इसमें जो भी क्लास कर रहे हैं वो अलग अलग राज्य से भी है, इसीलिए बिहार के बारे में जान जाइए। बगल में ही है, हम जहाँ रहते हैं वहाँ से बगल में ही है मधुबनी जिला। ठीक है, तो मधुबनी पेंटिंग के बारे में बहुत विश्व प्रसिद्ध मधुबनी पेंटिंग है। ये अगर बिहार से क्वेश्चन आते हैं तो मधुबनी से आना लगभग तय माना जाता है। ठीक है, मधुबनी चित्रकला बहुत ही पुरानी है, और इसका नाम जो होता है इस जिले के नाम पर ही पड़ा है, मधुबनी चित्रकला। नहीं, अब कहता ना कि मधुबनी पेंटिंग इसको बोलते हैं, तो इस जिले के नाम से ही इसका नाम पड़ा है। मधुबनी पेंटिंग बोलिए तब, या मधुबनी चित्रकला बोलिए तब, ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। तो हो गया ये बिहार के बारे में। बिहार में पढ़ाए थे कि बिहार में की और मशहूर है यहाँ की लीची। नहीं, लीची मशहूर है। कहाँ की लीची मशहूर है, आप लोग कमेंट करके फटाक से बताइए। ठीक है, लीची के बारे में भी पूछता है कि बिहार में सबसे फेमस लीची कहाँ है, और लीची का नाम भी पूछ देता है। तो लीची का नाम तो शाही लीची जिसको बोला जाता है। ठीक है, और कहाँ के है ये आप लोग बताइए, कौन जिला में शाही लीची पाया जाता है, जो विश्व प्रसिद्ध है, यानी पूरे विश्व में इसका डिमांड होता है यहाँ की लीची की। तो आप लोग कमेंट करके फटाक से बताइए कि कौन से जिला है बिहार का जहाँ पे लीची बहुत ही फेमस है। जल्दी जल्दी बताइए, हम देखना चाह रहे हैं कौन कौन बता रहे हैं। अभी तक एक भी आदमी का कमेंट नहीं आया है। चलिए,
कमेंट आ जाए तो आगे आगे शुरू करें। बिहार तो हम लोग ख़त्म कर लिए, लगभग लगभग जो राज्य की चीज़ें होती हैं सारा चीज़ हम लोग ख़त्म कर लिया। ठीक, अब है गोलकुंडा फोर्ट। देखिए गोलकुंडा फोर्ट जो है हैदराबाद में है। गोलकुंडा फोर्ट कहाँ है? हैदराबाद में। गोलकुंडा फोर्ट हैदराबाद में। आप लोग नोट्स के भरोसे रहते हैं कि कुछ कुछ लिख भी रहे हैं लगातार। आप लोग जब भी आप क्लास करने के लिए बैठे तो लिखते रहें, कुछ कुछ इंपॉर्टेंट लाइन सब इसमें दिया ही हुआ है, पूरा बुक नहीं है, पूरा बुक बहुत मोटा है, इसलिए उसके आपके एनटीटी के जो सिलेबस है उसी के अकॉर्डिंग ये सारा नोट्स को तैयार किया गया है। नहीं तो गोलकुंडा फोर्ट जो है हैदराबाद में है। तो जब भी आप क्लास में बैठते हैं तो बिल्कुल आप ये लेकर बैठे, कॉपी किताब लेकर बैठे। नहीं, सबसे पहला जवाब आया है फातिमा जी का, मुजफ्फरपुर जिला मुजफ्फरपुर। बाकी सभी लोग सही बता रहे हैं। काजल कुमारी, अनीता कुमारी, कंचन कुमारी, कामनी, गुड़िया, सभी लोग अच्छा बताए हैं। मुजफ्फरपुर, हाँ मुजफ्फरपुर जिला है जहाँ पर लीची बहुत फेमस है, वो भी हमारे बगल का ही जिला है। चलिए तो अभी हम गोलकुंडा के बारे में बात कर रहे हैं। गोलकुंडा जो है कहाँ का है? हैदराबाद का एक किला है। नहीं, किला है और इसके बारे में कुछ हमको जानना है। दीवार का एक भाग गोलाकार शेप में है, हाँ, जिसे बेसंस या बुर्ज कहा जाता है। यानी जो किला का जो ऊपर का जो हिस्सा होता है ना उसको हम लोग बुर्ज कहते हैं। नहीं, गोलकुंडा बाहरी दीवार पर, हाँ, कैसे है? ऐसे 87 बुर्ज है। नहीं, उसमें 87 बड़ा बड़ा किला है। आप लोग अभी हैदराबाद का फोटो सर्च करिएगा तो ये गोलकुंडा फोर्ट का ही फोटो के साथ वो फेमस होता है। अगर आप कोलकाता सर्च करिएगा नेट पे तो जो हावड़ा ब्रिज के साथ उसका फोटो आता है। तो इसी हिसाब से हैदराबाद, अब हैदराबाद सर्च करिएगा तो ये गोलकुंडा फोर्ट का ही आपको पिक्चर दिखाई देगा। कुतुबीन शाही सुल्तानों ने गोलकुंडा में 1518 से 1687 तक शासन किया। पहले यह 1200 ईस्वी में गोलकुंडा किला मिट्टी का बना हुआ था। पहले बना था 1200 ईस्वी में, ये मिट्टी का बना हुआ था। ऊंची और गोल दीवारें दूर दूर तक देखने में मदद करती है, जिससे आक्रमण का पता चल जाता था। ऊंचा दीवार था और गोला दीवार था, जिससे दूर देखने में मदद होता था किला पर कोई हमला तो नहीं कर रहा है। ठीक है, औरंगजेब यहाँ आक्रमण करने आया था पर असफल रहा, मतलब वो जीत नहीं पाया। ये गोलकुंडा की खासियत की वजह से। नहीं, लगभग 8 महीने तक किले के बाहर अपनी सेना के साथ रहा, हाँ, लेकिन चारों तरफ खाई होने की वजह से आक्रमण नहीं कर पाया। आप कहीं भी घूमने जाते हैं, किसी भी किला में, चाहे लाल किला चाहे कोई भी बड़ा किला घूमने जाते हैं तो आप देखिएगा किला के आगे होगा ना कि बहुत बड़ा खाई रहता है, नदी जैसे रहता है, खाली जगह, और एक ही रास्ता होता है अंदर जाने का, और वो उस रास्ता में भी पुल होता है। अगर कोई आक्रमण भी करता था पहले, अब जैसे थोड़ी है कि मार तो बम एक बार फूट गया या तो गिरा दो, ऐसा नहीं था। पहले लोग सैन्य लोग हाथ से हमला करते थे, या घोड़ा से या हाथी से, इस सब से हमला करते थे। तो पहले आगे क्या खाई में आता था और उसमें पानी भरा होता था, तो कैसे जाएगा उसमें? कते तलवार फेंकेगा, कते धनुष मारेगा। तो उस समय में किसी भी महल के आगे आप देखिएगा तो वहाँ पर एक खाई जैसा बना होगा, तो इसमें भी खाई जैसा बना हुआ है, जिसके वजह से ये हमला नहीं कर पाए थे औरंगजेब। ठीक है, उस समय में जो है, उस समय में कांस की बंदूकें बनती थी। कांस मतलब ब्रॉन्ज बोलते हैं। उस समय जो है कांस की बंदूकें बनती थी। ठीक है, किस समय की बात हो रही है? 1518 से लेके 1687 तक, 1687 तक। ठीक है, हजारों सालों से घुमंती वर्ग कांच की चीज बनाते थे। अब घुमंतु क्या होता है? देखिए, जो घूम घूम कर काम करे, जो घूम घूम कर कहीं आज यहाँ है ठिकाना है, कल वहाँ ठिकाना, परसों वहाँ ठिकाना है, ऐसे आदमी को हम लोग घुमंतु वर्ग कहते हैं। तो हजारों वर्ष, मतलब बहुत दिनों से घुमंतु वर्ग कांस की सामानें बनाते थे। ठीक है, कांस क्या होता है? कांस दरअसल मिश्र धातु होता है। मिश्र धातु का मतलब होता है वैसा धातु जिसमें 2 या 2 से अधिक गुण हो, उसे हम लोग मिश्र धातु बोलते हैं। जैसे में हमें जैसे बता ना, कांस धातु ही का धातु है, तो हम कहेंगे ना धातु है ना धातु है, क्या है? मिश्र धातु है। अर्थात 2 या 2 से अधिक धातुओं से मिलकर जो तीसरा धातु का निर्माण होता है उसी को मिश्र धातु कहा जाता है। तो मिश्र धातु में कांस जो बनाने के लिए कथी का? तांबा और टीन का इस्तेमाल किया जाता है। तांबा भी धातु है और टीन भी धातु है। तांबा भी धातु है और टीन भी धातु है, लेकिन इस दोनों का मिश्रण से क्या बन जाता था? कांस बनता था। ठीक है, सुल्तान अबुल हसन
संगीत और कुचिपुड़ी डांस का शौकीन था। उसका सुल्तान कौन था? अबू हसन क्या था? संगीत और कुचिपुड़ी का शौकीन था। डांस होता है कुचिपुड़ी, नृत्य होता है, ठीक है। तो नृत्य पर तो हम लोग का क्लास रहबे करेगा आगे, इसलिए अभी नहीं बताएंगे, हम लोग धीरे धीरे पढ़ ही लेंगे, क्या दिक्कत है? नहीं अच्छा, आप इसमें पढ़ने में ज़्यादा अच्छा लग रहा है या आप जैसे कंप्यूटर से पढ़ाई होता था उसमें अच्छा लग रहा है? थोड़ा बताइए, आप लोगों का राय इम्पोर्टेंट है, क्योंकि आप ही लोगों के लिए पढ़ा रहे हैं। थोड़ा सा अच्छा अगर उसमें ही है तो उसी में पढ़ाएंगे, ठीक है। थोड़ा सा हमको दरअसल कहिएगा तो इसमें थोड़ा सा असहजता होती रहती है। आप लोग बता दीजिए कि ऐसे कैमरा वाला ठीक है कि कंप्यूटर वाला ठीक था, ठीक है। तो चलिए, ये तो हो गया हमारा कहानी। इसको हम लोग अब करते हैं साइड, मिटा देते हैं पूरा को। चलिए, गोलकुंडा फोर्ट के बारे में हम जानेंगे। कहाँ है गोलकुंडा फोर्ट? हैदराबाद में, बस ये याद रखना है। और कौन आया था इस पर? औरंगजेब आए थे, नहीं तो ये हो गया, काफ़ी है। जल, जल ही जीवन है, तो बताइए ऐसे अच्छा है। अच्छा, बहुत सारे लोगों को यही अच्छा लग रहा है, कोई बात नहीं। इसमें ज़्यादा एक्टिव रहना पड़ता है टीचर को। ऐसे तो उसमें तो एक दिन छुट्टी लेते थे, हम पढ़ाते एक दिन हम खा गए, हाँ ऐसे होता है। इसमें नहीं सुता, इसमें खड़े खड़ा पैर दुखा जाता है तुमको यही अच्छा लग रहा है? चलिए ठीक है, कोई बात नहीं। हाँ, जल के बारे में कौन नहीं जानता? जल ही जीवन है। जल का रासायनिक सूत्र आप लोग जानते हैं, H2O, नहीं यानी हाइड्रोजन और ऑक्सीजन से मिलकर जल बनता है, और जहाँ जल है जीवन वहीं है। नहीं, चांद वांद पर सब लोग चला गया है, लेकिन वहाँ रह इसलिए नहीं रहा है कि वहाँ पर यही नहीं है, यानी जल ही नहीं है, इसलिए जल बहुत ज़रूरी है। तो चलिए, आज हम जल के बारे में ही पढ़ेंगे। जल, कितना भाग जल हमारे पीने योग्य है, कितना प्रतिशत भाग हमारे समुद्र में है, कितना प्रतिशत जल का जो भाग है वो बर्फ के रूप में जमा हुआ है, और जो अभी वातावरण गर्म हो रहा है, गर्म होने पर हम पर क्या असर पड़ेगा, उस जल का, जल हमके लिए कितना संकट खड़ा कर सकता है, इस पर भी चर्चा करेंगे। उसके बाद हम लोग भूमिगत जल की बात करेंगे, पेयजल की बात करेंगे, वर्षा जल की बात करेंगे। आज जल ही जल होने वाला है, यानी आज ब्लू है, पानी पानी आज चलेगा, कोई दिक्कत नहीं है। नहीं, सबसे पहले बात करें, जल एक नवीकरणीय प्राकृतिक संसाधन है। देखिए, नवीकरणीय का मतलब होता है क्या, कि जिसको दोबारा इस्तेमाल किया जा सके, उसी को हम लोग बोलते हैं नवीकरणीय। यानी नवीन मतलब नया, दोबारा उसे बनाया जा सकता है, उसी को हम लोग बोलते हैं नवीकरणीय। जल क्या है? जल एक नवीकरणीय संसाधन है, ठीक है। सबसे पहला सरफेस, यानी भूपृष्ठ, मतलब हम लोग जो रह रहे हैं वो सरफेस है, यानी भूपृष्ठ है। भूपृष्ठ का 3/4 भाग जल से ढका हुआ है। नहीं, हमारा जो पृथ्वी है उसका लगभग 3/4 भाग जो है ना जल से भरा है, यानी समुद्र में, नहीं जल से भरा हुआ है। लगभग 3/4 भाग क्या है? जल से ढका हुआ है। जल के क्षेत्र को जल मंडल कहते हैं या हाइड्रोस्फीयर बोलते हैं। याद रखेंगे बहुत, हाइड्रोस्फीयर। नहीं, कुछ वर्ड को याद रखना जरूरी है। जैसे में हम लोग धरती पर आते हैं तो हम लोग बोलते हैं, हम लोग आसपास में तो बोलते हैं एटमॉस्फेयर, नहीं उसी हिसाब से जहाँ पर है जल मंडल को हम लोग बोलते हैं हाइड्रोस्फीयर, ठीक है। यह जल के विभिन्न स्रोत जैसे नदी, झील, समुद्र, महासागर आदि विभिन्न जलाशयों से मिलकर बनता है, यानी सभी तरह के जलाशय मिलकर ही जलमंडल कहलाते हैं। नहीं, यह सभी प्राणियों के लिए आवश्यक है। जल सभी प्राणियों के लिए आवश्यक है, सिर्फ आप लोगों के अलावा। आप लोग क्या है? घुन है ना, इसलिए आपको तो आवश्यकता है नहीं, बाकी सभी लोगों को आवश्यक है। तो जल क्या है? सभी के लिए आवश्यक है। चलिए, जल तो हम जान गए। इसका 3/4 भाग क्या है? जल से भरा हुआ है। जो हम लोग रह रहे हैं, धरती है, उसका 3/4 भाग जल से भरा हुआ है। देखिए, अब हम बात करते हैं महासागर की। महासागर क्या है? देख लीजिए। महासागर का जल जो होता है लवणीय होता है। लवणीय मतलब उसमें लवण की संख्या ज़्यादा होता है, अर्थात उसमें क्या कहेंगे, नमक बोल सकते हैं, ठीक है। सैलाइन उसको बोलते हैं, और मानवीय उपयोग के लिए उपयुक्त नहीं होते हैं। अब जो
समुद्र का जो पानी है वो हमारे लिए उपयुक्त नहीं है, वो उसमें लवण ज़्यादा होता है, उसमें नमक की संख्या ज़्यादा, नमक की मात्रा ज़्यादा होता है, इस वजह से वो हमारे लिए उपयोगी नहीं है। उपयोगी नहीं होने की वजह से हमारा जो पीने योग्य पानी है वो कम ही है। मतलब इसलिए हमें कहा था कि पानी को बचाना है, बूंद बूंद को बचाना है, बूंद बूंद पानी को बचाना है। आपको मालूम है कि आपके धरती के नीचे से पानी का जो लेवल है कम, दिन पर दिन कम होता जा रहा है। बहुत ऐसे राज्य है, बहुत ऐसे ज़िले हैं या बहुत ऐसा जगह है जहाँ पर पानी धरती से निकलता ही नहीं है, वो गवर्नमेंट के पानी के भरोसे जी रहे हैं, ज़िंदगी जी रहे हैं। नहीं तो अगर आप लोग अभी गांव में हैं तो आपको महसूस नहीं होगा, लेकिन अगर आप शहर में चले जाइए तो जल का कीमत मालूम चलेगा। नहीं, बोतलों में बिकता है 20 रुपये लीटर, नहीं पहले 20 लीटर अभी दूध हुआ करता था, लेकिन 20 रुपये लीटर पानी मिलता है। इसलिए जल को बचाना बहुत जरूरी है, संवेदनशील होना जरूरी है। आपको एक अच्छा नागरिक बनना है, संवेदनशील नागरिक बनना है, और आप लोग हैं भी, ऐसा नहीं है कि नहीं है। तो चलिए, तो हम लोग अभी पढ़ रहे थे, तो जल उपयोग करने योग्य नहीं है। कौन सा जल? जो समुद्र का जल है वो उपयोग करने लायक नहीं, क्योंकि उसमें ज़्यादा पानी, नमक ही नमक है। हालांकि उसका भी सिस्टम है, उसको सिस्टम से उसको अगर छाना जाए तो हो सकता है, लेकिन इतना संभव नहीं है अभी। ठीक है, 2.7% जल जो है हम लोग नॉर्मल जल है जो हम लोग इस्तेमाल करते हैं, पीते हैं। यानी कुल जल का 2.7% जल ही हम लोग इस्तेमाल करने के लायक है पूरा विश्व में। ठीक है, इसका लगभग 70% भाग जो है बर्फ की चादरों से हिम नदी जिसको बोलते हैं, बर्फ बना हुआ है। तो ध्यान रखिए, 70% जल तो हाँ मतलब समझिए कि जमा हुआ है, मतलब बर्फ के रूप में धरती पर है। ठीक है, 2.7% जल हमारे पीने योग्य है, बाकी जल जो है समुद्र में है। सबसे बड़ा टेंशन ये 70% जल देने वाला है। नहीं, अगर आप लोग आए दिन जो पढ़ते हैं ना कि ताप बढ़ रहा है धरती पर, गर्मी बढ़ रही है धीरे धीरे, तो ग्लेशियर पिघल जाएगा। आप लोग सुनते होंगे ना कि ग्लेशियर पिघल जाएगा तो आदमी पानी में डूब के मर जाएगा। अगर ये 70% जल जो है, ये बर्फ जो है, ये बर्फ की स्थिति में है, अगर ये पिघलना शुरू हो गया और ये पानी के रूप में हो गया, तो बताइए कि पृथ्वी रहेगा? पृथ्वी डूब के मर जाएगा, सब हम भी मर जाएंगे, तो वो सब नहीं। तो पृथ्वी गर्म हो रहा है, इसलिए इस पर बहुत ध्यान दिया जा रहा है कि लोग पेड़ लगाए, कार्बन डाइऑक्साइड का उत्सर्जन कम करे। तो सारा बहुत सारा नियम कानून है, जिससे हम लोग ग्रीन हाउस इफेक्ट वगैरह भी पढ़े थे, जो छेद हो रहा है ये भी पढ़े थे। तो गर्म ना हो, यही टेंशन दे रहा है 70% जल। नहीं, ये 70% अभी क्या है, बर्फ के रूप में है, लेकिन जिस दिन ये पानी के रूप में आ जाएगा तो पूरा धरती डूब जाएगा। नहीं, तो ये 70% जल क्या है, पानी के रूप में है। ठीक है, अंटार्कटिका, ग्रीनलैंड और पर्वतीय प्रदेशों में ये सारे जो है ना चादर की तरह मिलता है। नहीं, वहाँ सब पर खाली दिन भर बर्फ रहता है। ये सब कहाँ कहाँ है, मतलब अंटार्कटिका, ग्रीनलैंड और पर्वतीय प्रदेश में ये सारे मतलब हिम नदी से जिसको बोलते हैं, हिम नदी का मतलब होता है बर्फों वाला नदी, वहाँ पर है। और ये पिघलना शुरू हो गया, बहुत ज़्यादा पिघल रहा है। इसी का टेंशन हमारे राजनीतिक लोगों का है, हमारा भी है, हमारे वैज्ञानिकों का है, सबका टेंशन है कि धरती का जो वायुमंडल है वो गर्म नहीं होना चाहिए। जानते हैं ना कि गर्म होगा तो पिघलना शुरू कर देगा, नहीं तो गर्म नहीं हो। चलिए, ये तो बात हमारी हो गई। अब बात करते हैं कि जल में ऑक्सीजन की कमी के कारण मछलियाँ मर जाती है। मछलियाँ मरती कब है, जल में अगर ऑक्सीजन कम हो जाए तो मछली मरने लगती है। तो जल में ऑक्सीजन कम होने के कारण मछली मरने लगती है। पानी को साफ करने का सबसे अच्छा तरीका पानी को उबालना है। अगर आपको पानी में लग रहा है कि कोई कीड़ा वगैरह है तो आप क्या करिए, उसको उबाल दीजिए, उबाल के पीजिए। पीने में थोड़ा अच्छा नहीं लगेगा, स्वाद तो कम जाएगा, लेकिन पूरा स्वच्छ होगा। तो कहा जाता है कि अगर आपको अच्छा स्वास्थ्य चाहिए तो पानी को उबाल कर पीजिए। पीने में ज़्यादा अच्छा नहीं लगेगा, लेकिन वो शुद्ध होगा। तो सबसे अच्छा तरीका स्वच्छ करने का तरीका जो है, पानी को उबाल दिया जाए। ठीक है, चलिए उबाल देते हैं। गंदा पानी पीने से दस्त और हैजा हो सकता है। हम क्वेश्चन लाइन वाले क्वेश्चन का ही सिर्फ इसमें हम लोग टॉपिक इंसर्ट इसमें किए हुए हैं। गंदा पानी पीने से क्या होता है, गंदा पानी पीने से दस्त और हैजा हो सकता है। गंदा पानी पीने से क्या होता है, दस्त और हैजा हो सकता है। गंदा पानी पीने से दस्त और हैजा हो सकता है। हो गया।
अब बात करते हैं दस्त या उल्टी में शरीर का बहुत सारा पानी बाहर निकल जाता है। आज पानी ही पानी पढ़ रहे हैं नहीं, तो दस्त जब होता है या उल्टी किसी को होता है तो उसमें क्या होता है कि पानी जो है शरीर से कम हो जाता है। फातिमा जोरा बोली कि हम पीते हैं पानी गर्म करके, अच्छी बात है, बहुत दिन जिएगा आप, ठीक है। चलिए, तो दस्त या उल्टी में शरीर का जो सारा पानी कहाँ आता है, बाहर निकल जाता है। जब भी किसी व्यक्ति को दस्त या उसको उल्टी हो, उसको पानी देते रहना चाहिए। अगर ज़्यादा हो जाए तो हम लोग उसको नस में पानी चढ़ाने का व्यवस्था करेंगे, नहीं तो स्थिति और ख़राब हो जाए। तो जब भी किसी को दस्त हो तो उसको पानी देते रहना चाहिए। अगर उसमें चीनी का घोल या ORS वगैरह मिल जाए तो ज़्यादा बेटर माना जाता है, ठीक है। जल का सर्वाधिक घनत्व 4 डिग्री सेंटीग्रेड होता है। यह एक सार्वभौमिक विलायक है। सार्वभौमिक का मतलब होता है जो पूरा विश्व में उसका मान है। विलायक है, सब कुछ को अपने अंदर संभाल लेने को हम लोग विलायक बोलते हैं। नहीं, अब विलेय मतलब होता है जो घुल जाए। जैसे में चीनी को विलेय बोलेंगे, वो उसमें घुल जाता है। और क्या है, घुलाने वाला कौन है, पानी है, तो पानी को विलायक बोलेंगे। जो मिलने वाला को विलेयक बोलेंगे और जो घुलाने वाला होगा उसको हम लोग बोलेंगे विलायक। विलेय और विलायक, तो ये भी शब्द याद रखना है। नहीं, विलायक शब्द आप लोग अगर हिंदी मीडियम में पढ़ रहे हैं तो विलायक होता है नहीं। चलिए, तो जल का सर्वाधिक घनत्व 4 डिग्री सेंटीग्रेड पर होता है। इसलिए ये सब चीज़ डायरेक्ट क्वेश्चन है, आपको याद रखना होगा। सर्वाधिक घनत्व जो होता है, यानी घनत्व मतलब जानते हैं, डेंसिटी उसको बोलते हैं, कितना होता है, 4 डिग्री सेंटीग्रेड पर होता है। पदार्थ का 3 अवस्था होता है। आप लोग पढ़े हैं या नहीं पढ़े हैं? पढ़े हैं तो गुड, और नहीं पढ़े हैं तो वेरी गुड, ठीक है। पदार्थ का 3 अवस्था होता है। पदार्थ मतलब कोई भी चीज़, ये भी क्या है, पदार्थ है। घड़ी भी क्या है, पदार्थ है। ये भी क्या है, पदार्थ है। तो पदार्थ 3 अवस्था में ही रहता है। नहीं, ठोस, द्रव, गैस। हालांकि कुछ और है, बक, मोलिस्टर, फ्लोरीन, ये सब है, लेकिन मेन रूप से आप 3 रखिए, ठीक है। सूर्य में भी एक पदार्थ का अवस्था पाया गया है। नहीं, तो मेन 3 है, लिक्विड, सॉलिड और गैस। नहीं, यानी इसको बोलते हैं तरल, इसको बोलते हैं ठोस और इसको बोलते हैं गैस, ठीक है। तो हवा क्या है, गैसीय अवस्था में। ये क्या है, ठोस अवस्था में। पानी, दूध, तेल क्या है, जलीय अवस्था में, या उसको हम लोग लिक्विड स्टेट जिसको हम लोग बोलते हैं। तो पानी पदार्थ 3 प्रकार में हो गए। हाँ, इनमें विभिन्न पदार्थों की घुलने की क्षमता होती है। पानी में बहुत सारे पदार्थ को घुलने की क्षमता होती है, तो निश्चित रूप से घुलने की क्षमता भी तो इसी में होता है। तो लोग वीडियो देख रहे हैं तो कम से कम लाइक तो मारिए जी। अच्छा, लाइक मार देने से हमको बड़ा खुशी होता है। तो पता है अभी तक 5 गुना लाइक मारा है, कितना कंजूसी करते हैं। बाबा का दरबार है, जितना ताली बजाइएगा उतना फायदा आप ही को ना होगा। लाइक मारिए, हमको तो लाइक चाहिए। चलिए, ठीक है। अब हम जल भी पढ़ लिए। जल में कोई डाउट हो तो आप लोग उसका भी कमेंट करिएगा कि जल में कुछ डाउट हो तो बताइएगा। जल जब गर्म होता है, वाष्प बनता है, वाष्प बन के बादल बनता है और संघनित होकर वर्षा होती है, उसी को हम लोग जल चक्र बोलते हैं, या इसको हम लोग वाटर साइकिल बोलते हैं। जो बारिश होने का कार्यक्रम को हम लोग क्या बोलते हैं, वाटर साइकिल। तो बहुत सारे जो जल है, हम लोग धरती से सूर्य की रोशनी पड़ने के कारण वो गर्म होती है, वाष्पित होती है, वाष्प बन के ऊपर बादल के रूप में जमा होता है, और वो संघनित होने के बाद, संघनित मतलब ठंडा होने के बाद संघनित होता है। संघनित होने के बाद फिर से वो पानी के रूप में हमारे धरती पे आ जाता है। उसी को हम लोग बोलते हैं जल चक्र, ठीक है, या उसको हम लोग वाटर साइकिल भी बोलते हैं। तो जल संबंधित लगभग यही चीज़ है, ठीक है। जल की बात आ गई तो हम एक बता दें कि अपने आसपास में जल का जमाव नहीं रखना है। ऐसा हम पीछे क्लास में बता चुके हैं, क्योंकि उसमें मलेरिया फैलता है। मच्छर फैलता है। तो उसमें मच्छर जमे हुए पानी में मच्छर अंडा देता है और फिर बहुत ज़्यादा मच्छर हो जाएगा। तो उसमें क्या छिड़काव करें, पानी पर क्या छिड़काव करें कि मच्छर न हो, ये आपको कमेंट करके बताना है, हम नहीं बताएंगे, ठीक है। यानी जमे हुए पानी या आसपास में कोई ऐसा पानी है जिसको हम अभी निकाल नहीं सकते हैं, लेकिन उसमें क्या छिड़काव करें या उस पानी में क्या डाल दे कि मच्छर न पनप पाए, मच्छर का बच्चा का जन्म न हो पाए, ये आप अभी कमेंट करके बताएंगे, ठीक है। तो क्या छिड़काव करना है ये आपको बताना है, तब तक हम आगे चलते हैं। चलिए।
इसको हम मिटा देते हैं। कुआं और बावड़ी के बारे में भी हम जानते हैं। कुआं बावड़ी, आप लोगों में से बहुत सारे लोगों ने कुआं देखा होगा। रूपम कुमारी फातिमा जी, बहुत अच्छा, एक लड़की है फातिमा, बहुत ऑन टाइम जवाब देती है, बहुत अच्छा लगता है। और ऐसे ही टाइम जवाब देते रहिए। टाइमिंग का भी ध्यान होता है, आपके पास कितना आता है ये ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं है, आप मैथ कितना ज़्यादा बना लेते हैं ये इम्पोर्टेंट नहीं है, साथ साथ कितना देर में बना लेते हैं ये भी इम्पोर्टेंट होता है। एग्जाम्स में सबसे ज़्यादा यही मैटर करता है कि आपको टाइम मैनेजमेंट। तो टाइम सब बहुत अच्छा जवाब देती है, तुरंत जवाब दे देती है एकदम एट ए टाइम, एकदम खटाक से। तो बहुत अच्छा लगता है कि भाई टाइम पर जवाब देती है। नहीं, लाइट कट गया है, कोई बात नहीं, चालू हो जाएगा, इन्वर्टर चल रहा है। और कोई बताइए कि पानी में क्या छिड़काव किया जाता है? डीडीटी का, ब्लीचिंग पाउडर,